लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू की पतियों की कदर। घर के आंगन में फूलों की मालाएं अभी आधी लटकी हुई हैं। गायत्री पूरे घर में इधर उधर भाग रही है। दिनेश जी अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुनिए, आप अभी भी अखबार लेकर बैठे हैं? घड़ी देखिए, बस आने ही वाले होंगे वो लोग। रानी, अरे रानी, कहाँ मर गई? जरा देख तो कुमकुम वाली थाली तैयार की है या नहीं। अरे भाग्यवान, जरा सा तो आराम करो। सुबह से 4 बार तो आरती की थाली सजा चुकी हो। अरे मेरा बेटा अपनी पसंद की बहू ला रहा है, अब मेरे बेटे की पसंद कोई अहरी गहरी तो होगी नहीं। इतना क्या उद्धम मचा रखा है गायत्री। अरे माँ जी, आज खुशी का दिन है। मेरा छोटा बेटा, मेरा लाडला आर्यन घर बसा के आ रहा है। आप देखिएगा, पायल आते ही इस घर की रौनक बदल देगी। आर्यन अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके और पायल के साथ लव मैरिज करके घर लौट रहा है। घर में उत्सव जैसा माहौल है। अचानक एक शानदार फूलों से सजी गाड़ी आकर रुकती है। आर्यन और पायल गाड़ी से उतरते हैं। गायत्री आरती की थाली लेकर दरवाजे पर पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर मोहल्ले की विमला और शकुंतला एक कोने में खड़ी होकर अपनी पैनी नजरों से तमाशा देख रही हैं। देख रही हो शकुंतला, सौतेले बेटे का असली रंग। सगा बेटा होता तो क्या बेटा कुंवारा बैठा रहता? बड़े बेटे की शादी की कोई सुध नहीं और छोटे बेटे को ब्याह कर ले आई। अरे बहन, सौतेली तो सौतेली होती है। दुनिया को दिखाने के लिए कहती है कि बबलू मेरा बड़ा बेटा है, पर सारा लाड प्यार तो इस छोटे आर्यन के लिए है। बबलू तो बेचारा इस घर का नौकर बनकर रह गया है। और सच कहूँ तो शकुंतला, बबलू से शादी करेगा भी कौन? जरा हुलिया देखा है उसका? लंगूर जैसा तो लगता है। अभी से सिर के बाल उड़े हैं, पेड़ जैसे मटका बाहर निकल रहा है। ना बोलने का ढंग, ना कपड़े पहनने का। कोरा गंवार है। सही कह रही हो, मैंने पिछले महीने एक रिश्ता बताया था, लड़की ने फोटो देखते ही मना कर दिया। पर देखो लड़का कितना स्मार्ट है। फिर भी लव मैरिज में ऐसी ही लड़की मिली। लुक्स में तो आर्यन के सामने कहीं नहीं टिकती है। खैर, एक तरफ पड़ोसन अपनी पंचायत में होती है, वहीं घर के दरवाजे पर रस्में शुरू होती हैं। हाँ, मेरी नजर लग जाए मेरी बहू को। रानी, ओ रानी, जल्दी ला वो काला टीका, अपनी बहू की नजर उतार लो। ये लीजिए माँ जी, छोटी बहू तो सच में बहुत सुंदर है। मेरा बेटा भी तो राजकुमार है। पायल बेटा, जरा मुस्कुराओ तो। देखो विमला बहन कैसी लग रही है मेरी जोड़ी। बहुत बढ़िया गायत्री, बस अब जल्दी से बबलू के लिए भी कोई ऐसी ही अप्सरा ढूंढ लो। अरे बहन, कितने सारे रिश्ते तो देख लिए, लेकिन कोई लड़की ऐसे बेढंगी बढोल लड़के से शादी करना ही तो नहीं चाहती। खैर आओ आर्यन और पायल, तुम दोनों अंदर आओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। गृह प्रवेश के बाद पड़ोसनें बातें करने के बाद चली जाती हैं और आर्यन भी अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। बबलू, सविता जी और दिनेश पीछे खड़े सब सुन रहे हैं। गायत्री, ये क्या कह रही थी तुम विमला से कि कोई लड़की इस बेढंगे और बेडौल लड़के से शादी नहीं करना चाहती? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तो क्या गलत कहा मैंने? विमला ने भी तो वही कहा जो सच है। अब आप देखिए ना, कहाँ मेरा राज चला रहा है आर्यन और कहाँ ये बबलू। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। गायत्री, जुबान को लगाम दे। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जब तक बबलू के सिर पर सेहरा नहीं सजेगा, आर्यन की शादी नहीं होगी। पर तुझे तो बस अपने सगे बेटे की पड़ी थी। माँ जी, आर्यन को पायल पसंद थी, वो दोनों शादी करना चाहते थे। मैं क्या करूँ? इस कुरूप और लंगूर जैसे दिखने वाले बबलू के चक्कर में मैं अपने पढ़े लिखे और स्मार्ट बेटे की खुशी की बलि चढ़ा देती। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? गायत्री, बस करो। अगर थोड़ा बेडौल दिखता है तो तुम उसे लंगूर कह रही हो। देखो जी, सच कड़वा होता है पर शक्ल सूरत भी तो कोई चीज होती है। आजकल की लड़कियां खाली पैसा नहीं देखती। अब आर्यन को देखिए, राजकुमार लगता है। अब इस बबलू के लिए मैं आर्यन का रिश्ता थोड़ी ना रोक देती। पापा, रहने दीजिए। माँ सही तो कह रही है। मुझ में वो बात कहाँ जो आर्यन में है। गायत्री, तुम अपना ये सौतेलापन कभी नहीं छोड़ोगी। याद रखना, चमकने वाला हर पत्थर हीरा नहीं होता। गायत्री जी बिना किसी पछतावे के बड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ चली जाती हैं। अगली सुबह गायत्री जी, सविता जी और दिनेश जी हॉल में बैठे बातें कर रहे हैं। माँ, मैं कल रात भर सो नहीं पाया। गायत्री ने जो बातें कल सबके सामने कही वो जहर की तरह चुभ रही है। बबलू की शादी को लेकर अब मोहल्ले में थू थू होने लगी है। सही कह रहा है दिनेश। कल विमला और शकुंतला की बातें सुनी थी। कह रही थी कि छोटे की हो गई और बड़ा बैठा है, जरूर बड़े में ही खोट होगा। लोग अब लुक्स के अलावा और भी कमियां ढूंढने लगेंगे। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। लोग तो बातें करेंगे ही। बस आप आर्यन और पायल की खुशियों पर ध्यान दीजिए। कैसे ना करूं फिक्र बेटा? कहीं ऐसा ना हो कि लोग बातें बना बना कर तेरा रिश्ता ही ना होने दे। हमें आज ही किसी अच्छे बिचौलिए या रिश्ते वाले से बात करनी होगी।
अरे आप फिर वही राग अलाप करके बैठ गए। अभी तो घर में नई बहू आई है, उसकी पहली रसोई है, कम से कम आज तो इस मनुष्यत वाली बातों को मत कीजिए। मनुष्यत अब हम नहीं, तेरी सोच फैला रही है गायत्री। खैर, आज मेरी बहू पायल की पहली रसोई की रस्म है, देखिएगा मेरी पायल आज का क्या लाजवाब खाना बनाती है। 9 बज गए हैं गायत्री, तुम्हारी राजकुमारी बहू अभी तक सोकर नहीं उठी, खाना कब बनाएगी? अरे अभी नई नई आई है, थक गई होगी, और फिर आर्यन भी तो साथ है, हो सकता है दोनों बातें कर रहे हो। हॉल में बातें चल रही थी, तभी आर्यन सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है। मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी, जरा 2 कप ब्लैक कॉफी बना देना, पायल को और मुझे पीनी है। उसे सिर में थोड़ा दर्द है तो कॉफी पीकर उसे अच्छा लगेगा। वाह वाह रे लाडले, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सुना था कि बहू घर आकर बड़ों के लिए चाय नाश्ता बनाती है, पर यहाँ तो सास बहू के लिए कॉफी बनाएगी। रसोई का दिन है और बहू अभी तक बिस्तर से उठी नहीं। अरे दादी, आप तो बात का बतंगड़ बना देती हैं। वो कल की थकान है ना, फ्लाइट से आए थे, फिर रात भर यहाँ शोर शराबा, वो थक गई है बेचारी, सो रही है, कॉफी पीकर उठ जाएगी। हाँ हाँ माँ जी, आपको तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए। अगर मैं अपनी बहू के लिए 1 कप चाय कॉफी बना दूं तो क्या दिक्कत है इसमें? गायत्री बड़े गर्व से रसोई की तरफ बढ़ जाती हैं। दिनेश जी भी तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वो अपने केबिन में फाइलें देख रहे हैं, तभी उनकी नजर अपने पुराने और विश्वास पात्र कर्मचारी रामलाल पर पड़ती है, जो केबिन के बाहर फोन पर किसी से बहुत दुखी होकर बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं कहाँ से लाऊं इतना दहेज? अरे मेरी अंजलि इतनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, पर आजकल के लोग तो सिर्फ पैसों की भूख रखते हैं। अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो मेरी बेटी घर ही बैठी रह जाएगी। रामलाल फोन रखते हैं और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। तभी दिनेश जी उन्हें केबिन के अंदर बुलाते हैं। रामलाल, क्या बात है? तुम बाहर इतने परेशान क्यों थे? कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं साहब, वो बस घर की कुछ बातें थी। मेरी अंजलि 25 साल की हो गई है साहब, पर कोई भी हाथ थामने को तैयार नहीं है। सबको गाड़ी और मोटी रकम चाहिए, और मुझ गरीब के पास दहेज कहाँ से होगा? अरे रामलाल, आजकल अच्छे संस्कारों वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, दहेज तो हाथ का मैल है। वैसे तुम्हारी बेटी कैसी दिखती है? कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? अरे साहब, ये रही है अंजलि की पासपोर्ट साइज फोटो, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। दिनेश जी फोटो को गौर से देखते हैं। अंजलि उन्हें तुरंत बाहर जाती है। रामलाल, क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे बड़े वाले बबलू से करोगे? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कहाँ इतने बड़े मालिक और मैं एक छोटा सा कर्मचारी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हमारा आपका कोई मेल ही नहीं है साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक नहीं कर रहा रामलाल। मेरा बबलू दिखावे में भले ही तुम्हारे सपनों के राजकुमार जैसा न लगे, पर दिल का वो सोने जैसा है। मुझे दहेज नहीं, बस तुम्हारे संस्कार चाहिए। अगर तुम राजी हो तो बताओ। अगर अंजलि को जैसा घर परिवार मिलेगा तो मेरी बिटिया के भाग खुल जाएंगे। पर बबलू दिखने में साधारण है। अच्छा होगा एक बार तुम अंजलि से पूछ लेना। ये लो बबलू की तस्वीर। रामलाल जी बबलू की तस्वीर लेकर अपने घर आते हैं, जहां अंजलि की बहन आरती फोटो लेकर अंजलि के कमरे में जाती है। पीछे से भाई आकाश भी कमरे में आ जाता है और अंजलि की फोटो दिखाते हुए कहता है, अरे दीदी, ये तो टकला दूल्हा है, और पेट तो देखो इनका, बिल्कुल मटके जैसा। और क्या, इससे आप कभी शादी मत करना, ये तो दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। चुप करो तुम दोनों, किसी की शारीरिक बनावट का मजाक नहीं उड़ाते। पर दीदी, आप इतनी हूर जैसी, और ये। इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, सूरज से नहीं। तभी रामलाल और आशा भी वहां आ जाते हैं और अंजलि की बातें सुनकर रामलाल कहता है, अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार है। हाँ बेटा, मुझे तो विश्वास था कि मेरी बेटी हमारी पसंद के लिए कभी मना नहीं कर सकती है। अगले दिन बबलू के परिवार वाले अंजलि के घर आते हैं। सभी को लड़की पसंद आती है और इस तरह बबलू और अंजलि की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों के अंदर दोनों की सादगी से शादी हो जाती है और अंजलि शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सविता जी ने बड़े चाव से आरती उतारी और उनका गृह प्रवेश करवाया। तभी शकुंतला, क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये बबलू की बहू है, ये तो साक्षात दूध की मलाई जैसी लग रही है। अरे हाँ बहन, हमने तो सोचा था कि उस टकले और लंगूर जैसे बबलू को कोई साधारण सी लड़की मिलेगी, पर ये तो हूर की परी है, छूते ही मैली हो जाए, इतनी सुंदर है। वाह गायत्री, फाइनली तुम भी गंगा नहा ली। हमें तो लगा था कि बबलू कुंवारा ही बैठेगा, पर तुम तो ऐसी बहू लाई हो कि छोटे वाले की लव मैरिज वाली बहू इसके सामने फीकी पड़ गई है।
अरे बिमला बहन, वो तो दिनेश जी की पसंद है, बहुत साधारण घर की है। अब हूर है या क्या है ये तो काम से पता चलेगा। काम छोड़ो गायत्री, अब तो तुम्हारे घर में बहुओं का कंपटीशन चलेगा। कहाँ वो पायल और कहाँ ये अंजलि। पड़ोसियों की ये बातें गायत्री जी को चुभने लगती हैं। तभी अंजलि झुककर गायत्री के पैर छूती है। मम्मी जी प्रणाम। हाँ हाँ जीती रहो, जाओ आराम कर लो, रात हो गई है। हाय अंजलि, वेलकम टू द हाउस। तुम काफी सिंपल हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे ग्रूम कर दूंगी मैं। नाउ टेक रेस्ट। बबलू और अंजलि दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह 5 बजे अंजलि नहा धोकर हॉल में आती है, झाड़ू लगाती है और फिर बड़ी फुर्ती से सबके लिए चाय बनाकर बाहर लाती है। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, पाए लागू दादी जी। जितते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। आओ बैठो, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ सबके लिए अच्छा सा खाना बनाओ, और हाँ मीठे में को जरूर बना लेना। जी दादी माँ, मैं अभी जाकर तैयारी करती हूँ। अंजलि फुर्ती से रसोई में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर पायल अभी भी चादर ताने बिस्तर पर है और आर्यन तैयार होकर जिम जाने की फिराक में है। आर्यन डार्लिंग, आर यू लिसनिंग? जरा मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी और सैंडविच तो बनवा दो, मेरा बेड से हिलने का जरा भी मूड नहीं है। अरे पायल, अरे यार पायल, अब तो उठ जाया करो। देखो भाभी सुबह सुबह उठ के सारा घर संभाल चुकी हैं, सब नाश्ते की टेबल पर बैठने वाले होंगे, अच्छा नहीं लगता। ओ तो अब तुम मेरा मुकाबला उस गंवार और गरीब अंजलि से करोगी? आई एम नॉट योर हाउस हेल्प, अंडरस्टैंड? अरे ठीक है बाबा, ठीक है, माँ को बोल देता हूँ, वो बना देंगी, मैं जिम जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ, वैसे भी तुम्हें जिम के अलावा दुनिया में कुछ और दिखता भी है क्या? थोड़ी देर बाद अंजलि ने गर्मा गर्म आलू के पराठे और सूजी की खीर तैयार कर ली है। वो हॉल में आती है जहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी पापा जी नाश्ता तैयार है, आ जाइए। ठीक है, पर सुन, आर्यन कह रहा था कि पायल को सैंडविच और कॉफी चाहिए, तू बनाकर ला दे, मैं उसे कमरे में दे आऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, आप नाश्ता शुरू करें, मैं अभी पायल के लिए बनाकर ले आती हूँ। अंजलि रसोई से सैंडविच बनाती है और पायल के कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए पायल, आपके लिए गर्मा गर्म सैंडविच और कॉफी, आराम से नाश्ता कर लीजिए। ओह थैंक यू सो मच। अंजलि वापस डाइनिंग टेबल पर आती है और देखती है कि बबलू वहाँ नहीं है। बेटा बबलू कमरे में मीटिंग अटेंड कर रहा है, एक प्लेट में नाश्ता निकाल कर उसके कमरे में दिया। अंजलि प्लेट सजाकर बबलू के कमरे में पहुंचती है। बबलू लैपटॉप पर बहुत गंभीर होकर काम कर रहा है। सुनिए जी, अभी लैपटॉप बंद कर दीजिए, सबसे पहले नाश्ता कीजिए, काम तो बाद में भी हो जाएगा। अरे अंजलि, सुनो, मुझे ये भारी नाश्ता नहीं चाहिए, मेरे लिए बस थोड़ा फ्रूट जूस और उपमा दे दो, मैं वही खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे, नाश्ता तो राजा की तरह करना चाहिए। और देखिए मैंने पराठे और खीर कितने प्यार से बनाए, आप यही खाइए। अरे नहीं अंजलि, मैं सोच रहा हूँ कि आज से कुछ हल्का फुल्का ही खाया करूँ, शरीर थोड़ा भारी हो गया है ना। मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लोगों ने आपको ताने मारे हैं इसलिए आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे हैं मुझे पसंद है, इसलिए चुपचाप ये नाश्ता खत्म कीजिए। अंजलि की ये बातें सुनकर बबलू उसकी तरफ गौर से देखता है। तभी अंजलि शर्माकर कमरे से मुस्कुराती हुई बाहर आती है और उसे देखकर, हाँ देखो तो जरा इसके नखरे, खुश तो ऐसे होकर बाहर निकल रही है जैसे इसके हाथ में कोई नूर लग गया हो। गायत्री बस करो, अब हद होती है किसी चीज की। पहले तुम बबलू के पीछे पड़ी रहती थी, अब अंजलि के लिए भी जहर ही उगल रही हो। अरे तो मैं सच ही तो कह रही हूँ। गायत्री मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस घर को नरक मत बनाओ। हाँ सब मिलकर इसी का पक्ष ले लो, मैं ही इस घर में बुरी हूँ। जाइए आप लोग, खिलाइए इसे सर पर बिठाकर। गायत्री पैर पटकती हुई अपने कमरे की ओर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद सुबह सुबह अंजलि बबलू को लंच देकर, अच्छे से काम करिएगा और समय पर खाना खाइएगा। शुक्रिया अंजलि। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में पायल आर्यन से बातें करते हुए, पायल उठो और मेरी जल्दी से ऑफिस की तैयारी करवा दो, मैं लेट हो रहा हूँ। ये क्या ड्रामेबाजी है सुबह सुबह, मुझे चैन से सोने दो। तुम्हें पता है ना मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। पायल तुम भी तो कभी मेरा ध्यान रखा करो, भाभी को देखो कल ही आई है और कैसे भैया का ख्याल रखती हैं। मैं कोई मेड नहीं हूँ आर्यन जो तुम्हारा काम करूँ, अपना काम खुद कर लो। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हारे पास हर बात का उल्टा ही जवाब रहता है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर आर्यन भी ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में लंच ब्रेक में बबलू जैसे ही अपनी भारी भरकम टिफिन खोलता है, उसके दोस्त विवेक और समीर अपना छोटा सा सलाद का डिब्बा लेकर उसके पास आते हैं। क्या सुना है तेरी बीवी बहुत सुंदर है, मुझे तो लगता है कि आप
तुझे डाइटिंग करनी चाहिए। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे डाइटिंग करने ही नहीं देती। वो कहती है कि मैं उसे ऐसे ही पसंद हूँ। अरे भाई ये सब ठीक है, लेकिन दिखा तो सही भाभी कैसी है, तूने तो हमें शादी में भी नहीं बुलाया। इसके बाद बबलू अपनी फोन की गैलरी में से अंजलि की तस्वीर अपने दोस्तों को दिखाता है उसे देखकर। अरे वाह भाई, तुझे तो एकदम दूध जैसी मलाई जैसी भाभी मिली है, तू तो बड़ा लकी निकला। देखो यार, मजाक अपनी जगह है, पर मेरी पत्नी सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, उसका मन बहुत साफ है। दोस्तों की बातें सुनकर बबलू थोड़ा शर्मा जाता है और शाम को आधा खाना वापस घर लौटा लाता है। और अंजलि जैसी उसका टिफिन खोलकर देखती है तो ये क्या है, आप आज फिर आधा लंच वापस ले आए? क्यों, आपको खाना पसंद नहीं आया था क्या, या फिर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? अरे नहीं अंजलि, ऐसी बात नहीं है, बस ऑफिस में काम बहुत था। काम तो जिंदगी भर रहेगा, पर क्या काम के चक्कर में आप खाना खाना भूल जाएंगे? मैंने कितनी बार समझाया है कि अच्छे से खाया पिया करो। अगर शरीर में जान नहीं होगी तो काम कैसे करोगे? अरे बाबा, मुझे डांटो मत, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो तुम हर बात पर मुझे लेक्चर देने लगती हो। लेकिन हरकतें तो आपके बच्चों जैसी है ना। आप चुपचाप मुंह हाथ धोकर आइए, मैं अभी खाना गर्म करती हूँ। आज तो आपको ये पूरा खाना खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है मेरी माँ, जा रहा हूँ। बबलू उठकर अंदर जाता है। अंजलि रसोई में खाना गर्म करती है और तभी गायत्री जी रात को टहलने मोहल्ले में जाती हैं। और गायत्री, तेरी बड़ी बहू तो सुंदर होने के साथ बहुत मेहनती भी है। उसने तो घर को कितना अच्छा संभाल रखा है। अरे तुम लोगों को नहीं पता, वो जायदाद के चक्कर में नाटक कर रही है। अमीर लड़का मिला तो शक्ल सूरत देखने की क्या जरूरत है, कर ली शादी। गायत्री जी इसी तरह पड़ोसन के साथ मिलकर अंजलि की बुराई और उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में खाना खाने के बाद अंजलि और बबलू बेडरूम में जाते हैं। आज ऑफिस में काफी काम था, बहुत थकान हो गई थी। आप लेटिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि बबलू के पैर दबाने लगती है। तब बबलू अंजलि से, अंजलि तुम थक गई होगी, रहने दो। आप दिन भर मेहनत करते हैं तो मेरा ये फर्ज है। दूसरी तरफ अपने कमरे में पायल आर्यन से बातें करते हुए, आर्यन देखो, ऑनलाइन ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, मैं इसे अपने लिए ऑर्डर कर दूं? पायल अभी तुमने कल ही तो ऑनलाइन इतनी सारी शॉपिंग की थी। हाँ, तो मुझे गरीबों की तरह रहने की आदत नहीं है, मुझे ये ड्रेस चाहिए। अब वो तो ठीक है पायल, लेकिन बजट भी देखना पड़ता है। मेरी शादी को भी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुम बहाने बनाने लगे हो। ऐसे दिन बीत रहे थे जहां एक तरफ बबलू और अंजलि के बीच में प्यार और गहरा होता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पायल और आर्यन के बीच में आए दिन झगड़ा हो रहे थे। एक दिन बबलू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। वो शीशे के सामने खड़ा होकर उदासी से अपने गिरते हुए बालों और चौड़े माथे को देख रहा है। तभी अंजलि कमरे में आती है और पीछे खड़ी होकर उसे निहारने लगती है। देखो अंजलि, अब तो बाल भी साथ छोड़ रहे हैं, उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लगा हूं ना। आपको पता है, मेरी माँ कहती है कि जिनका माथा चौड़ा होता है वो लोग बहुत बुद्धिमान और भाग्यशाली होते हैं। आपके बाल कम नहीं हुए हैं, बस आपका माथा चौड़ा और ज्यादा है क्योंकि भगवान ने आपको बहुत दिमाग दिया है। बातों को घुमाना तो कोई तुमसे सीखे अंजलि। और नहीं तो क्या, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, तभी तो मैं आपको मिली हूँ। बबलू भावुक होकर अंजलि को कमर में हाथ डालकर उसे करीब लाता है। तभी उसका निकला हुआ पेट अंजलि से टकराता है। बबलू झेप कर पीछे हटने लगता है। ओह सॉरी अंजलि, ये मेरा पेट। अरे क्या हुआ, आपको पता नहीं ये खाते पीते घर की निशानी है। और आप तो बनिया हो, बनियों में तो कहावत है, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। आपका पेट है तभी तो आप सेठ लगते हैं। बबलू की आंखों में खुशी आ जाती है और वो प्यार से अंजलि के गाल पर किस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाइसेप्स देख रहा है और पायल बिस्तर पर लेटी हुई अपने फोन में स्क्रॉल कर रही है। पायल देखो, पिछले 1 महीने से जो डाइट और वर्कआउट कर रहा हूं ना, उसका असर दिख रहा है ना। चेस्ट और आर्म्स का शेप पहले से काफी बेहतर हो गया है। उफ आर्यन, सुबह सुबह अपनी जिम वाली पंचायत शुरू मत करो। पायल मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि मैं स्मार्ट दिखूं, तुम्हें अच्छा लगे। मेरे लिए करना है तो मुझे उस डायमंड नेकलेस की फोटो भेजी थी ना, वो दिला दो। ये बॉडी फ्लॉन्ट करना बंद करो और सुनो, शाम को मुझे शॉपिंग लेकर चलना। तुम्हें मेरी मेहनत कभी नहीं दिखती। अंजलि भाभी को देखो, वो भैया का कितना ख्याल रखती हैं। भैया का पेट निकला हुआ है फिर भी वो उनकी कितनी इज्जत करती हैं। तो जाओ ना अपनी उन ग्रेट भाभी के पास जाकर ही रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो। आर्यन चुपचाप अपना जिम बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और दोनों कपलम हनीमून के लिए जाते हैं। बबलू और अंजलि कश्मीर के पहलगाम में घूम रहे हैं, जहां कुछ टूरिस्ट बबलू के मोटापे का मजाक उड़ाने लगते हैं।
अरे देखो देखो कैसी जोड़ी है, मोगैम्बो के साथ मिस इंडिया। चलो अंजलि यहाँ से चलते हैं। सुनिए, ये मेरे पति है। आज तो आपने कह दिया, लेकिन आज के बाद अगर किसी की बॉडी शेमिंग की तो मैं सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। अंजलि रहने दो ना, क्यों झगड़ा कर रही हो? आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। एक तरफ अंजलि बबलू के लिए लोगों से लड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर पायल और आर्यन भी घूमने गए हैं। पायल, देखो यहाँ का नजारा कितना अच्छा है, चलो थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं। हटो आर्यन, मुझे रील बनाने दो। और तुम जब फोटो खिंचवाते हो तो अपने ये बाइसेप इतने चौड़े क्यों कर लेते हो? थोड़े पीछे रहो, इनसे फ्रेम खराब हो रहा है। यार मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई फोटोशूट का मॉडल नहीं हूँ, कम से कम मेरे साथ वक्त तो बिताओ। यार प्लीज, अभी मुझे अपनी स्टोरी अपडेट करनी है। पायल अपने हनीमून के दौरान रील्स बनाती है, अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल पर सब दिखाती है, लेकिन आर्यन को भाव तक नहीं देती। आर्यन पूरी ट्रिप में खुद को अकेला महसूस करता है। घर लौटने पर बबलू को सर्दी हो जाती है। आज से ठंडा पानी बंद। मैंने पूरा पढ़ा है थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मैं आपके लिए रोज गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी और जब तक आप ऑफिस से नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ हाँ, खिलखिला कर और मोटा करते। शर्ट के बटन तो इसके बंद होते ही नहीं है। मम्मी जी फिक्र मत कीजिए, ये शर्ट छोटी नहीं है, बस आपके बेटे का दिल बड़ा है। एक तरफ अंजलि बबलू की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती है, वहीं एक दिन आर्यन तेज बुखार में बिस्तर पर पड़ा है और पायल तैयार हो रही है। पायल प्लीज आज मत जाओ, मुझे बहुत तेज बुखार है। सॉरी आर्यन, आज मेरी किटी पार्टी है और मैंने सबको प्रॉमिस किया है। तुम मेड से कह देना, वो सूप बना देगी। पायल बेफिक्र होकर चली जाती है और आर्यन अपनी आंखों में आंसू लिए अंजलि और बबलू के कमरे की हंसी खुशी भरी आवाजें सुनता है। काश मैं भी अरेंज मैरिज की होती, कम से कम मेरी बीवी मेरी कदर तो करती। यहाँ तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हालत हो गई है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अंजलि के भाई और बहन घर आए हुए हैं। वो हॉल में बैठे हैं, तभी अंजलि का भाई आकाश बबलू को देखकर मजाक उड़ा देता है। दीदी सच बताना, जब आप पहली बार जीजाजी से मिली तो क्या आपको डर नहीं लगा? मतलब इनका पेट और ये टकला सिर, आप तो इनके सामने हीरोइन लगती हो। समझने लगते हैं, बबलू नीचा सिर कर लेता है। तभी बस आकाश, एक शब्द और नहीं। अगर तुम लोगों को मुझसे रिश्ता रखना है तो मेरे पति की इज्जत करनी पड़ेगी। वो कैसे भी हो, वो मेरे पति है और मेरे लिए इस दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान है। आइंदा उनका मजाक उड़ाया तो खैर नहीं तुम्हारी। अंजलि की ये बातें सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आई बड़ी हिमायती अपने पति की। केवल शक्ल होने से काम नहीं चलता, ना खानदान है, ना रुतबा, ना पैसा। तभी तो बस जायदाद के चक्कर में तलवे चाट रही है। इसी तरह एक दिन बबलू सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। गायत्री कमरे में आती है और एक गहरे भड़कीले रंग की शर्ट बेड पर पटक देती है। बबलू, आज ये वाली शर्ट पहन, ये तुझ पर फबेगी। वो जो निकाली है ना, उसमें तो तू और भी ज्यादा मोटा लग रहा है। पर माँ, ये रंग मुझ पर अच्छा नहीं लगता और इसकी फिटिंग भी ठीक नहीं है। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता शादी के बाद बहुत नवाब बनने लगा है क्या? जो कह रही हूँ वो पहन। नहीं माँ जी, मुझे लगता है कि जो शर्ट इन्होंने पहले निकाली थी वही इन पर ज्यादा जच रही है, आप वही पहनिए जी। अंजलि के कहने पर बबलू वही शर्ट पहनता है और वाकई में उसमें बहुत सुंदर लगता है। ये देखकर गायत्री का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सुन अंजलि, बहुत उड़ने की कोशिश मत कर। मुझे तो पहले ही शक था कि तू इस घर में सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में आई है, वरना तेरे जैसी हूर इस टकला और मोटू बबलू से क्यों शादी करती। अब ज्यादा चालू मत बन। मम्मी जी, शक्ल तो भगवान की देन है, पर इंसान की पहचान उसकी सीरत से होती है। एक तरफ घर में गायत्री जी अंजलि और बबलू के बीच में फूट डालने की कोशिश करती है, वहीं ऑफिस में बबलू के दोस्त भी आग में घी डालते हैं। अरे बबलू भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर भाभी इतनी सुंदर है, उन्होंने तुझसे शादी क्यों की? सुना है वो गरीब परिवार से है, कहीं उनकी कोई मजबूरी तो नहीं? हाँ भाई, कभी सोचा है वो तुम्हारे साथ खुश भी है या नहीं? दोस्तों की बातें बबलू के दिमाग में घर कर जाती हैं। वो घर जाता है तो अंजलि से कटा कटा रहने लगता है। खाने के समय डाइनिंग टेबल पर आप आ गए, जल्दी चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैंने गर्मा गर्म खाना लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है अंजलि, तुम खा लो। पर क्यों? दोपहर में तो आपने ठीक से खाया भी नहीं था, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस सोच रहा था कि तुम इतनी सुंदर हो, कोई भी तुम्हें मिल जाता, फिर मुझ जैसे के साथ ये रसोई में खटने का नाटक क्यों कर रही हो? अंजलि सन्न रह जाती है और बबलू बिना खाना खाए कमरे में जाकर सो जाता है। अगले कुछ दिनों तक उनकी बीच बातचीत लगभग बंद हो जाती है। एक दिन अंजलि को तेज जुकाम और बुखार है और बबलू उसे खुश देखने के लिए कुछ तोहफा लाया है। ये गजरा और दवाइयां ले लेना, मैंने बाहर से खिचड़ी मंगा ली है, तुम्हें आज रसोई में जाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती तुम्हारी नहीं, मेरी किस्मत की है अंजलि, जो मेरे से शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब है। बबलू बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन बबलू शीशे के सामने खड़ा खुद को देख रहा है। क्या वाकई अंजलि मेरे साथ खुश नहीं है? क्या वो बस मेरा साथ देने का नाटक कर रही है? वहीं दूसरी तरफ अंजलि सोच रही है, क्या इन्हें अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रही? क्या इन्हें लगता है कि मैं इनके लायक नहीं हूँ? दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी मीलों दूर महसूस कर रहे हैं और ये सब सविता जी और दिनेश जी भी महसूस कर रहे थे। तभी वो पूरे परिवार के लिए एक फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं और पहाड़ों की ताजी हवा और खूबसूरत नज़ारों के बीच दिनेश जी का परिवार मनाली के रिजॉर्ट पहुंचता है, जहां कपल कंपटीशन चल रहा होता है। रिजॉर्ट के कमरे में पायल आईने के सामने खड़ी होकर अपना महंगा गाउन ठीक कर रही है, वहीं अंजलि सादगी से तैयार हो रही है। अंजलि, सीरियसली तुम इस साड़ी में उस बड़े स्टेज पर जाओगी और ऊपर से अपने उन हाथी जैसे पति का क्या करोगी? कहीं स्टेज पर चढ़ते ही उनका दम ना भूल जाए। अंजलि, क्यों अपनी और हमारी जगहसाई कराने पर तुली है? बबलू को तो ठीक से चलना नहीं आता, वो तुझे उठाना था दूर, खुद को संभाल भी ले, वही बड़ी बात है। मम्मी जी, चीज शक्ल या कपड़ों की नहीं भरोसे की होती है और मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। तभी बबलू बाहर बालकनी में खड़ा है। अंजलि उसके पास गर्म कॉफी लेकर आती है। अंजलि, पापा ने नाम तो लिखवा दिया पर मैं नहीं जाऊंगा। वहां सब जवान और फिट कपल्स होंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। तुम्हें मुझ जैसे के साथ स्टेज पर खड़ा होना पड़ेगा। सुनिए, आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? लोग आपको मोटा या टकला देखते होंगे, पर मैं आपको अपनी दुनिया देखती हूँ। शर्माते हुए क्या आप अपनी अंजलि के लिए इतना भी नहीं करेंगे? ठीक है अंजलि, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा इतना है तो मैं मना नहीं करूंगा। कपल डांस कंपटीशन शुरू होता है। आर्यन और पायल स्टेज पर जाते हैं। जज पेपर डांस राउंड की घोषणा करते हैं। जोड़ों को एक कागज के टुकड़े पर डांस करना है और हर राउंड के बाद कागज आधा होता जाएगा। वहां मौजूद सभी कपल्स डांस करते हैं और एक एक करके आउट होते जाते हैं। आखिर में एक आर्यन और पायल और अंजलि और बबलू ही बचते हैं। देवी और सचिनो, अब कागज बहुत छोटा हो चुका है और मुकाबला दो भाइयों के बीच है। संगीत बजता है। आर्यन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पायल को उठा ले। वो अपनी मसल्स का जोर लगाता है, लेकिन पायल ने ऊंची हील्स और एक भारी साड़ी पहनी है जो बार बार आर्यन के पैरों में फंस रही है। आर्यन, संभालो मुझे, मेरी हील्स फिसल रही है। तुम इतने जिम जाते हो, कम से कम ग्रिप तो ठीक रखो। पायल, अरे तुम खुद को ढीला छोड़ रही हो, बैलेंस बनाओ। तालमेल की कमी के कारण आर्यन का हाथ अचानक फिसल जाता है और पायल के पैर जमीन को छू लेते हैं। जज की सीटी बजती है और आर्यन पायल आउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ बबलू ने बहुत ही सहजता से अंजलि को गोद में उठा लिया है और उस नन्हे से कागज पर पूरी मजबूती से खड़ा रहता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। तभी अंजलि हाथ में माइक लेती है। आज मैं इस मंच में अपने पति के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जी बेशक मेरी आपसे अरेंज मैरिज हुई है, पर आज मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपकी सूरत या आपके वजन से प्यार नहीं है, मुझे आपकी उस सीरत से प्यार है जो मेरी इतनी कदर करती है। अंजलि की बात सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। बबलू की पलकें भीग जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में फिट और मॉडर्न पति अपनी पत्नियों की इतनी परवाह करते होंगे जितनी आप करते हैं। आप मेरे पैर दबाते हैं, मेरी बीमारी में रातों को जागते हैं। आप बेस्ट है मेरे लिए। मुझे नहीं पता आप मुझसे पिछले कुछ दिनों से क्यों रूठे हैं, पर आपको कभी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के बाद सिर्फ आप हैं जिसने मुझे बिना किसी शर्त के प्यार किया है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंजलि दौड़कर बबलू को गले लगा लेती है। बबलू भी उसे कसकर पकड़ लेता है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। पॉइंट्स और टेक्निकल डांस मूव्स के आधार पर आज की विजेता जोड़ी है आर्यन और पायल। पायल खुशी से उछल पड़ती है और झपट कर ट्रॉफी ले लेती है। पब्लिक कंफ्यूज है। उन्हें लग रहा था कि अंजलि और बबलू जीतेंगे, लेकिन तभी आर्यन माइक लेता है। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि एक गहरा एहसास है। बेशक मैं आज ये ट्रॉफी जीत गया हूँ, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं हो रही है जो भैया भाभी को देखकर हो रही है। हम लव मैरिज करके भी तालमेल नहीं बिठा पाए, लेकिन अंजलि भाभी और भैया ने साबित कर दिया कि असली जीत ट्रॉफी में नहीं, एक दूसरे की मदद करने में है, एक दूसरे की कदर करने में है। ये ट्रॉफी मुझे वो सुकून नहीं दे रही जो उनकी अंडरस्टैंडिंग दे रही है। आर्यन की ये बातें सुनकर पायल का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी कमी और अपने घमंड का एहसास होता है। वहीं गायत्री जो अब तक अंजलि को कोस रही थी, उसका सिर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दे अंजलि बहू, मैं बाहरी दिखावे में इतना अंधी हो गई थी कि मैं देख नहीं पाई कि तूने मेरे बेटे के लिए अपना दिल बिछा रखा है। तूने आज मेरे बेटे को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है।
उसके बाद अंजलि अपने घुटनों के बल बैठकर बबलू को प्रपोज करती है और बबलू उसके गालों पर एक किस कर देता है। सभी तालियां बजाते हैं। तभी सविता जी, तो आप लोगों को क्या लगता है, लव मैरिज वाली पत्नी और अरेंज मैरिज वाली पत्नी दोनों में से कौन अपने पति को ज्यादा कद्र करती है? और आप किससे शादी करना चाहेंगे, जिसकी शक्ल अच्छी हो या जिसकी सीरत अच्छी हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।